हेलो व्यूअर्स, दिस इज दीपक हियर। हमने हमारे लास्ट वीडियो में टॉपिक नंबर 3 जो था पोलिनोमियल्स, ठीक है। टॉपिक 3 पोलिनोमियल्स, उसको क्वेश्चंस के साथ कंप्लीट कर लिया था। उसमें हमने हमारा थ्योरी पार्ट भी था, ठीक है, और उसके साथ क्वेश्चंस भी किए हैं, ठीक है। तो थ्योरी प्लस क्वेश्चंस ये उसमें कंप्लीट कर चुके हैं हम। आज ले रहे हैं हम हमारा टॉपिक नंबर 4, जो कि होगा दो चरों के रैखिक समीकरण तथा उनके युग्म। अब दो चर होने चाहिए, है ना। चर दो, जैसे एक्स और वाई, दो चर हो गए। और रैखिक समीकरण होना चाहिए। रैखिक समीकरण का मतलब है, रैखिक समीकरण कौन सी होती है? जिनकी घात कितनी हो, जिनकी घात एक हो, ठीक है। ऐसे समीकरण जिनकी घात कितनी होनी चाहिए? एक। वो क्या हो जाएंगे? अपने रैखिक समीकरण। और युग्म से मतलब है कि दो समीकरण रहेंगे, जैसे ए एक्स प्लस बी बराबर सी और सी एक्स प्लस डी बराबर ई। इस प्रकार दो समीकरण रहेंगे। यहाँ एक्स के स्थान पर वाई हो जाएगा। तो देखना, बीजगणितीय व्यंजक, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। बेसिक डेफिनेशंस रहेंगी ये थोड़ी सी, तो देख लेते हैं इनको। स्थिरांकों, नियतांकों और चरों का एक संयोजन जो चार अंक गणितीय संक्रियाओं, जोड़, बाकी, गुणा और भाग द्वारा जुड़ा होता है, बीजगणितीय व्यंजक कहलाता है। जैसे कि ये आपका क्या है? बीजगणितीय व्यंजक हो गया। फिर समीकरण, इक्वेशन, बराबर के चिन्ह के साथ बीजगणितीय व्यंजक क्या कहलाएगा? समीकरण। इसके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको पहले ही बताया था, सर्वसमीका या असमीका, है ना। तो इसको जहाँ पे बराबर लगा होता है ना, उसको सर्वसमीका भी बोलते हैं। तो नहीं, सर्वसमीका नहीं है, ये तो समीकरण ही है, ठीक है। सर्वसमीकाएं तो वो थी जो दो फॉर्मूले होते थे ना, जैसे ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होती थी सर्वसमीका। और समीकरण कौन सी होगी? जैसे आपका ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर 0, ये आपकी क्या है? समीकरण। और ये क्या है? सर्वसमीका। तो जैसे 6x प्लस 12, ये तो क्या है? एक समीकरण है। पर 6x प्लस 12 क्या है? एक व्यंजक है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। में हम क्या डेफिनेशन जानते नहीं है, तो बहुत बेसिक सी चीज़ है ये। 6x प्लस 12 बराबर 0, जब भी बराबर का निशान आ जाएगा ना कहीं पर, तो वो क्या होगी? एक समीकरण होगी। और अगर बराबर का ऐसा कोई भी निशान नहीं है, तो ये क्या होगा? एक व्यंजक या पोलिनोमियल, ठीक है। तो रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन, व्यंजक ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन, ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस डैश डैश डैश, वापस प्लस ए टू एक्स की पावर टू प्लस ए वन एक्स प्लस ए ज़ीरो बराबर 0 को एन घात की क्या कहते हैं? समीकरण। क्योंकि अधिकतम घात कितनी है? एक्स की एन, जहाँ ए ज़ीरो, ए वन, ए टू, एन सभी क्या है? वास्तविक संख्या हैं। और एक्स के वे मान जो इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं, वो समीकरण क्या कहलाएंगे? मूल कहलाते हैं, ठीक है। एक्स के वह सभी वैल्यू जो इसको संतुष्ट करेगी, इस समीकरण को क्या कहलाएगी? इसके मूल। यदि n बराबर 1 हो तो समीकरण क्या कहलाएगी? रैखिक समीकरण। तो ये मैंने आपको पहले बता ही दिया ऊपर, ठीक है। अगर आपका घात कितनी हो 1, तो उसको क्या बोलेंगे? रैखिक समीकरण। उसके बाद है एक चर में रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ऐसी समीकरण जिसमें उच्चतम घात एक वाला पद, एक वाला केवल क्या हो? एक ही चर हो, है ना। एक चर में रैखिक समीकरण कहलाएगा। नीचे दिए गए प्रत्येक समीकरण एक चर में क्या है? रैखिक समीकरण है। देखो यहाँ पर चर क्या है? x, ठीक है। इसका थोड़ा सा पक्षांतरण कर लो, ये बनेगा मेरे पास 5x प्लस 4x माइनस 18 माइनस 3 बराबर 0। थोड़ा सा और सोल्व कर लो, तो ये आएगा मेरे पास 9x माइनस 21 बराबर 0। ये कितनी घात है? x की अधिकतम घात कितनी है? 1। तो ये क्या है? एक चर में रैखिक समीकरण। एक चर कौन सा है? x। तो ये क्या है आपका? एक चर। और रैखिक समीकरण क्यों है? क्योंकि इसकी घात कितनी है? 1। इसी प्रकार ये है, ये y में एक रैखिक समीकरण है। अब इसको कैसे चेक करोगे? 4 का गुणा कर दो सब जगह, तो क्या आएगा यहाँ पर? 4 इंटू वाई माइनस 1 माइनस वाई प्लस 5 माइनस 6 प्लस वाई। और इसको भी क्या करना था आपको? 4 से गुणा। तो एक काम करो, इधर मत लाओ, 4 से गुणा कर दो 6 माइनस वाई को। तो ये आएगा आपका 4y, है ना। और यहाँ से क्या बनेगा? माइनस वाई। और यहाँ का क्या आएगा आपका? माइनस 4y, तो हो जाएगा प्लस 4y। फिर उसके बाद माइनस 4
उसके बाद -5, फिर उसके बाद यहाँ से -24 बराबर 0। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 8y और -1y कितना हो जाएगा, 7y, -9 और 29 और 9 कितने हो जाएंगे आपके, सॉरी 24, हाँ 24 + 9 कितने हो जाएंगे आपके 33 बराबर 0। तो ये क्या है, एक चर y और इसकी घात कितनी है 1, तो ये क्या है रैखिक समीकरण एक चर में। फिर उसके बाद चलते हैं एक चर में रैखिक समीकरण का हल। देखो एक चर में रैखिक समीकरण का हल कैसे निकालेंगे। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, चर का वह मान जिससे समीकरण में उस चर का प्रतिस्थापन करने पर समीकरण क्या हो जाए, संतुष्ट हो जाए, अर्थात जिसे रखने पर दोनों पक्ष क्या हो जाए, समान हो जाए, वो क्या कहलाएगा, उसका मूल कहला जाएगा। जैसे आपकी ये समीकरण है जिसमें LHS में कुछ मान दे रखे हैं, ठीक है, और RHS में कुछ मान दे रखे हैं। तो x का वह मान जिसको रखने पर, x के मान को रखने पर लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाए आपकी, बराबर हो जाए राइट हैंड साइड के, तो वो x का मान क्या कहलाएगा, आपका इस समीकरण का हल कहलाएगा। तो पक्षांतरण करके और ये सब संक्रियाएं लगा के आप x का मान निकाल सकते हो, ठीक है, ये आपको आता है निकालना अच्छे से। और बाकी अपन देखते हैं छोटे मोटे जो भी कॉन्सेप्ट आएंगे वो देख लेंगे आगे। दो चर में रैखिक समीकरण वह समीकरण जिसको ax + by + c बराबर 0 के रूप में रखा जा सकता है, जहां a, b और c क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, तथा a0 = 0, b0 = 0, चर x और y में क्या कहलाएगा, एक रैखिक समीकरण कहलाएगा। अब ये क्या है, यहाँ पर चर राशियाँ कितनी है, 2, x और y, तो किस में है, दो चर में रैखिक समीकरण। रैखिक क्यों है, क्योंकि घात कितनी है, 1 1। दो चर क्यों है, क्योंकि x और y अलग अलग वेरिएबल्स हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद चलो दो चरों में रैखिक समीकरण का हल। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो x और y के मानों का युग्म जो समीकरण x + by + c बराबर 0, जहाँ a0 = 0 तथा b0 = 0 को संतुष्ट करता है, रैखिक समीकरण क्या कहलाएगा, आपका हल कहलाएगा, ठीक है। के बाद एक रैखिक समीकरण पर तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ता जब तक कि समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ी या घटाई जाती है। समीकरण के दोनों पक्षों को समान शून्येतर संख्या से गुणा या भाग किया जाता है, ठीक है। यानी कि जो दो इक्वेशन है, जैसे मान लो a1x + b1 बराबर है आपका a2x + b2 के, मान लो ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, ये एक समीकरण है कोई, ठीक है। अब अगर मैं दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ूं या घटाऊं, जैसे a1x + b1 में मैं c1 जोड़ दूं और इधर भी क्या जोड़ दूं, c1 जोड़ दूं, तो इनके ये इक्वल्स के जो साइन है ना, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। उसी प्रकार समीकरण दोनों पक्षों में समांतर शून्योत्तर संख्या समान इक्वल होनी चाहिए, शून्योत्तर यानी कि शून्य के अलावा, ठीक है, यानी कि r - 0, वास्तविक संख्याओं में से 0 हटा दो, सभी वास्तविक संख्याएं बाकी की, उससे क्या करेंगे, गुणा या भाग करेंगे, तभी इसका समीकरण का चिन्ह चेंज नहीं होता। तो इसके बाद दो चर से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, यानी कि अगर आपके दो चर हैं तो उससे रिलेटेड क्या पॉइंट्स हैं ये। x बराबर 0 क्या होता है, y अक्ष का समीकरण होता है, और y बराबर 0 किसका होता है, x अक्ष का समीकरण होता है। कैसे होता है देखो थोड़ा सा, ये आपके क्या है x, ये क्या है y, ठीक है, ये क्या है आपका xy प्लेन है। तो अगर यहाँ पर 1 होगा तो ये x बराबर 1, ये x बराबर 2, ये x बराबर 3। उसी प्रकार x बराबर -1, x बराबर -2, तो ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, x बराबर 0, जो कि क्या है y अक्ष। तो x बराबर 0 क्या है, y अक्ष का समीकरण, और y बराबर 0। जैसे अगर मैं बोलूँ ये y बराबर 1, y बराबर 2, तो उसी प्रकार ये क्या आएगा आपका y बराबर 0, जो कि क्या होता है मेरे पास x अक्ष का समीकरण। x बराबर a का आलेख क्या होता है, x अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होती है। जैसे मान लो ये आपका क्या है, x बराबर a है, जो कि क्या है y अक्ष के समांतर है, और एक क्या है, सरल रेखा है। y बराबर a का आलेख x अक्ष के समांतर होगा और एक सरल रेखा होगी। जैसे ये y बराबर a मान लो आप, जो कि किसके समांतर है, x अक्ष के समांतर है, और एक क्या है, सरल रेखा है। y बराबर mx प्रकार का समीकरण मूल बिंदु से होकर जाने वाली एक रेखा को निरूपित करता है। जैसे अगर मान लो ये आपका क्या है, xy प्लेन है,
और अगर कोई समीकरण इस प्रकार से निकल रही है ना, तो इसका क्या होगा, y बराबर एम एक्स इसका समीकरण होगा। यहाँ पर m क्या होगी, इसकी प्रवणता, और m बराबर होता है टेन थीटा, ठीक है, जो कि होता है ये थीटा, यानी कि एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से बनाया गया कोण क्या होगा आपका, उसकी प्रवणता होगी, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स है यहाँ पर इसके। तो रेखिक समीकरण x प्लस 3y बराबर 7 के हल क्या होंगे। देखो इसमें हल वही होंगे जो x और y के मान, यहाँ पर ही क्या है, क्रमित युग्म दे रखे हैं। पहला वाला तो क्या है आपका x का मान, और दूसरा वाला क्या है y का मान। तो x और y के वे मान जिनको यहाँ पर पुट करने पर क्या आ जाए, 7 बराबर 7 आ जाए, वो क्या होगा, इस समीकरण का हल होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 रखा अपन ने। ऑप्शन नंबर 2 से क्या किया इसने, देखो 0 और 7/3 रखा, नहीं डायरेक्ट इसने अभी नहीं रखा, पहले तो ये समीकरण लिख दी। फिर फर्स्ट ऑप्शन चेक किया, x बराबर 1 रखा और y बराबर 7/3 रखा। तो 8 नॉट इक्वल टू 7 ये प्राप्त हुआ, जो कि बराबर नहीं होता। सेकंड ऑप्शन x बराबर 0 और y बराबर 7/3 रखा, तो यहाँ पर क्या हुआ, 7 बराबर 7 मिल गया, ठीक है। 7 बराबर 7 मिलने से क्या आएगा, जो कि क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया, यानी कि 0,7/3 इसका क्या होगा, एक हल होगा। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, यदि k बराबर x बराबर 1 है और y बराबर 1 है, समीकरण इसके क्या है, हल है, तब k का मान ज्ञात करो। तो x बराबर 1 रख दो और y बराबर 1 रख दो, ठीक है। x बराबर 1 y बराबर 1 समीकरण में रख दो। उसके बाद k का वैल्यू निकाल लो, जैसे 9k प्लस 12k बराबर 63, तो k का मान कितना है मेरे पास 3, तो k का अभिष्ट मान क्या आ गया, 3 आ गया। तो सीधी सी बात है, जो भी अगर उसका हल होगा ना, तो वो रेखिक समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। दो चर वाले रेखिक समीकरण का आलेख और हल, यानी कि ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड देयर सॉल्यूशंस। तो देखना, जानते हैं कि दो चर वाले रेखिक समीकरण के अपरिमित रूप से कितने होते हैं, अनेक हल होते हैं। हल हम हलों का मान युग्म के रूप में लिखते हैं तथा इन बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर आलेखित करते हैं तथा इन्हें मिलाने पर एक रेखा प्राप्त होती है, ठीक है। तो दो चर वाले रेखिक समीकरण के आलेख पर स्थित प्रत्येक बिंदु एक रेखिक समीकरण का क्या होगा, एक हल होगा। साथ ही रेखिक समीकरण का प्रत्येक हल रेखिक समीकरण के आलेख पर एक स्थित बिंदु होता है। जैसे समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 6 का आलेख खींचना है, तो सॉल्यूशन देखना इसका। दो हल की आवश्यकता होगी, तो अपन ने समीकरण को पहले तो ऐसे लिख लिया, ठीक है। उसके बाद x की अलग अलग वैल्यू पे y की अलग अलग वैल्यू निकालेंगे। तो x बराबर 0 था, तब y का मान कितना है मेरे पास 4। जब x बराबर 2 रखा, तो y का मान कितना है 2। तो इनकी सारणी बना ली, जैसे ये सारणी बन गई। जब x का मान 0 होगा तो y का मान 6, x का मान 1 हुआ तो y का मान 4, x का मान 2 हुआ तो y का मान 2। तो इनको यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। जैसे 0,6 कहाँ है आपका, ये रहा 0,6 पॉइंट है। उसके बाद 1,4 1,4 ये रहा। उसके बाद 2,2 ये रहा, ठीक है। तो इन बिंदुओं को मिला दो, तो ये आपकी जो समीकरण होगी ये क्या आ जाएगी, 2x प्लस वाई बराबर 6, या इसी समीकरण को ये लिख सकता हूँ मैं, y बराबर 6 माइनस 2x, ठीक है। तो ये क्या करेगी, एक रेखा को निरूपित करेगी कुछ इस प्रकार से। के बाद अब तीनों बिंदुओं को अंकित कर मिलाने पर क्या मिलेगी, सरल रेखा। यहाँ सरल रेखा ऐसी रेखिक समीकरण के अभिष्ट आलेख को दर्शाती है। हो गया। एग्जाम्पल नंबर 4, रेखिक समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 6 के आलेख द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है ना। तो सबसे पहले इसको एक ड्रॉ करेंगे, कहाँ पर, प्लेन पर। तो ये कर दिया मैंने ड्रॉ। कैसे किया, जैसे 3x प्लस 2y बराबर 6 था, तो x और y है ना, तो इसकी वैल्यू निकाल लो भाई। जब मैंने x को 0 किया तो y का मान कितना आएगा 3, और जब मैंने y को 0 किया तो x का मान कितना आएगा 2। तो इसके दो बिंदु मिल गए, एक तो मिला 0,3, एक मिला 2,0। तो ये रहा 0,3 और ये रहा आपका 2,0, दोनों को मिला लिया, रेखा आ गई। अब उसके बाद मुझे क्या निकालना था, निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ये रहा आपका, ये कोण कितने का है 90 डिग्री। क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, तो ओ ए इंटू ओ बी, ओ ए इंटू ओ बी, ठीक है। नीचे लिख भी रखा है इसने, ओ ए इंटू ओ बी। ओ ए का मान कितना है, देखो ओ से ए का मान कितना है 3, और ओ से बी का मान कितना है 2। 3 इंटू 2 बराबर क्या आ जाएगा, 3 वर्ग इकाई, अपना आंसर हो जाएगा।
के बाद है आपकी दो चरों में रैखिक समीकरण का युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो दो समान चर मान लिए अपन ने x और y है, में रैखिक समीकरणों को दो चर में रैखिक समीकरण का युग्म कहते हैं। ठीक है, तो दो चर x और y में रैखिक समीकरणों के सामान्य रूप a1x प्लस b1y प्लस c1 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या है 0। ये दो समीकरण है ना आपकी, ये दो समीकरण क्या है, x और y में रैखिक समीकरणों की जनरल फॉर्म है ना। ये दोनों क्या है, जनरल फॉर्म है, x और y में रैखिक समीकरणों के लिए। नोट, रैखिक समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरणों का निकाय भी कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप कि रैखिक समीकरणों के युग्म को, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आल्सो कॉल्ड लीनियर इक्वेशंस का निकाय, यानी कि देख लेना आप क्या बोलोगे निकाय को, सिस्टम है ना। तो पेयर्स ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, रैखिक समीकरणों का निकाय भी कहेंगे। नेक्स्ट है आपका रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल, सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड से क्या करेंगे कि सिंपल सी बात है, देखो मैं बता देता हूँ आपको, कुछ नहीं करना, दो समीकरण देंगे। जैसे मैं आपको जनरल फॉर्म की बात कर दूँ, यहाँ वैसे बना भी रखा है इसने। जनरल फॉर्म है आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरी समीकरण है आपकी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। दोनों क्या है आपकी जनरल इक्वेशन से। तो इनको क्या करोगे आप, ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करना है ना। ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करने के बाद ये जहाँ पर कट करेगी वो क्या हो जाएगा, इसका हल हो जाएगा। ठीक है, बस सीधा सा है। तो एक बार इसको भी देख ही लेते हैं। दो चर के रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से हल करने के लिए निम्न चरणों का प्रयोग करते हैं, है ना। अब इसने पता नहीं क्या क्या लिखा है। चरण फर्स्ट देखो, दिए हुए प्रश्न को बार बार पढ़ें, उससे कुछ नहीं होने वाला। अज्ञात को x तथा y आदि से व्यक्त करना है ना। यहाँ पे सबसे पहले आप या तो x बराबर में लिख लो इसको, या y बराबर में लिख लो दोनों समीकरण को। के बाद दिए गए प्रतिबंध का प्रयोग करें, दोनों समीकरणों के लिए तालिका तैयार करें। तालिका मतलब जैसे ये टेबल बताई थी मैंने आपको कि x और y, जब x की कुछ वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी, ऐसे। कम से कम आपको एक लाइन ड्रॉ करने के लिए दो बिंदु चाहिए होंगे। तो दोनों समीकरणों का समान पैमाना पर ग्राफ खींचना है। ग्राफ के प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करने हैं। दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी यदि a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। ठीक है, तो ग्राफ दो प्रतिच्छेदी रेखाओं को प्रदर्शित करेगा। प्रतिच्छेद बिंदु उस निकाय का केवल एक हल अर्थात अद्वितीय हल होगा। तो ये देखो आप, ये रहा आपका x अक्ष, ये हो गया आपका y अक्ष, y डैश x डैश। फर्स्ट रेखा हो गया आपकी जैसे ये वाली a1x प्लस b1y बराबर c1, और दूसरी है a2x प्लस b2y बराबर c2। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, प्रतिच्छेद किया। तो प्रतिच्छेद रेखाएं एक क्या करती है, आप हल को व्यक्त करती है, यानी काट लिया, यानी कि इनका एक अद्वितीय हल होगा ये। ठीक है, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल यानी कि सिंगुलर सॉल्यूशन। ठीक है, एक हल मिलेगा। केस सेकंड देखो, दो रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करेगी अर्थात वे क्या है, समांतर। यानी कि दो रेखाएं प्रतिच्छेद कब नहीं करेगी, जब वो क्या हो, समांतर हो। तो समांतर होने का कंडीशन क्या होता है, जनरल फॉर्म के हिसाब से a1/a2, ठीक है, बराबर होना चाहिए b1/b2 के, और बराबर नहीं हो c1/c2 के। ठीक है, अगर ये बराबर हुआ तो दोनों रेखाएं क्या हो जाएगी, समपाती हो जाएगी। लेकिन अगर शुरू वाले दोनों बराबर हैं, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, तो रेखाएं क्या होगी, आपकी समानांतर होगी। इस स्थिति में समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, हल प्राप्ति नहीं होगा क्योंकि काटेगी नहीं एक दूसरे को। निम्न चित्र में समीकरणों का कोई हल नहीं है। ये रही आपकी a1x b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2। ये दोनों समीकरण एक दूसरे को नहीं काट रही है, तो इनका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, है ना। के बाद चलो आगे, केस नंबर थर्ड। रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी, यानी कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड होंगी। कब, जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, बराबर हो c1/c2 के, तब ग्राफ दो समपाती रेखाएं प्रदर्शित करेगा। इस स्थिति में समीकरणों के अपरिमित रूप से क्या होंगे, अनेक हल हो जाएंगे। तो a1x प्लस b1y
बराबर C1 और A2x प्लस B2y बराबर C2। ये दोनों क्या है, समपाती है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर क्या है, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर है C1/C2 के। ठीक है, तो एग्जाम्पल दिया इसने, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 यानी 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। तब किस प्रकार के हल प्राप्त होंगे? केवल एक हल, कोई हल नहीं, अपरिमित रूप से अनेक हल, उपरोक्त में से कोई नहीं। सबसे पहले मान लिया बल्ले का मूल्य क्या है, x, तथा गेंद का मूल्य क्या है, y। तो प्रश्न के अनुसार ये दो इक्वेशंस बन गई, 3 इक्वेशंस। 3x + 6y बराबर ये, x + 2y बराबर ये, x + 3y बराबर ये। समीकरण 1 से y का मान निकाल लिया, है ना। के बाद वही किया जो अपन कर रहे थे, y के मान निकाल के यहाँ से एक टेबल तैयार करी, है ना। टेबल तैयार करने के बाद हमने ग्राफ बनाया होगा इनका, देखो ये रहा, डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं आपको। तो x + 2y बराबर 1300 और x + 3y बराबर 1300, दो समीकरणें थी, है ना। दोनों का ग्राफ बनाया, कहाँ पर प्रतिच्छेद किया, यहाँ पर। तो इनमें क्या मिलेगा, एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा। 1 और 2 के बिंदुओं को ज्यामितीय प्रदर्शन के लिए ग्राफ पेपर पर दर्शाते हैं। हम देखते हैं कि रेखाएं एक दूसरे को बिंदु 1300, 0 पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, यानी कि इसका एक क्या होगा, ये हल हो जाएगा। कैसा हल है, और एक ये अद्वितीय हल, अद्वितीय हल हो जाएगा, है ना। स्मरणीय बिंदु, रिमेंबर पॉइंट्स, रेखाओं का व्यवहार 2 चरों में रैखिक समीकरण युग्म दर्शाता है। ठीक है, और हल करने के प्रतिबंध इस प्रकार हैं। देखो यहाँ पर इसने क्या कर दिया, एग्जाम्पल दे दिया, है ना। तो देखो, अगर इसने पहले तो हमें कंडीशन बताई थी, लेकिन अभी इसने एग्जाम्पल भी दे दिए। जैसे रेखाओं के युग्म दे दिए, ये वाला और ये वाला। कंपेयर करना पड़ेगा A1, B1 और C1। C1 क्या है, यहाँ पे अचर था, ये 0 है। यह A1, यह B1, यह C1, ये A2, ये B2, ये C2। तो A2, B2 और C2। तो यहाँ पर A1/A2, B1/B2, C1/C2 यहाँ पे लिख रखा है इसने, है ना। और अनुपात की तुलना करी, ये दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, तो इनका क्या होगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं बनेगी, केवल एक हल होगा, और निकाय कैसा कहलाएगा, आपका संगत कहलाएगा। उसके बाद A1/A2, B1/B2 अगर बराबर हैं और C1/C2 के भी बराबर हैं, ठीक है, ये तीनों मान अगर बराबर हैं तो रेखाएं कैसी होगी, संपाती। अपरिमित रूप से कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे या अनंत हल होंगे। और निकाय कैसा होगा, संगत होगा, आश्रित होगा। उसके बाद ये दो समीकरण हैं, इनके लिए जब अपन चेक करेंगे तो A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, पर C1/C2 के बराबर नहीं होगा। तो ऐसी रेखाएं होंगी आपकी समानांतर रेखाएं, जिनका कोई हल नहीं होता, और निकाय कैसा होगा, असंगत। ठीक है, तो वो आपसे ऐसा पूछ सकता है कि चेक करो कि निकाय संगत है अथवा असंगत। तो असंगत कब होगा, जब रेखाएं कैसी हो, समांतर रेखाएं हो, और यदि अनेक हल हो या अपरिमित रूप से एक हल हो, अद्वितीय हल हो, तो वो क्या होगा, आपका संगत निकाय होगा। यानी कि संगत निकाय होने के लिए 2 कंडीशन है, और असंगत होने के लिए ये एक कंडीशन हो जाएगी। के बाद चलें अगर हम रैखिक समीकरणों को हल करने की बीजगणितीय विधि, अलजेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो सोल्व करने के लिए सबसे पहली विधि दी है इसने, प्रतिस्थापन विधि, है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें क्या करेंगे कि जैसे आपको A1x + B1y + C1 बराबर 0, A2x + B2y + C2 बराबर 0। जैसे आपने पहली समीकरण से क्या किया, y का मान निकाला, क्या आया मेरे पास, -C1 - A1x बटा B1। ठीक है, y का मान क्या आएगा, ये आया। अब इस y के मान को कहाँ पर पुट कर दो, दूसरी समीकरण में पुट कर दो, तो समीकरण आपकी x में बन जाएगी। उसके बाद उस x का मान निकाल लो, ठीक है, x का मान आ जाएगा, उस x के मान को आप समीकरण इसमें रख दो या इसमें रख दो, तो आपका y का मान भी निकल जाएगा। ये क्या होती है, आपकी प्रतिस्थापन विधि होती है। ये रहा आपका एग्जाम्पल नंबर 6। निम्न रैखिक युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर x और y के मान क्या होंगे, है ना। दो समीकरण ये और ये, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहले 2 समीकरण मैंने लिख दी, फिर उसके बाद क्या किया इसने, x को अचर मानते हुए समीकरण 1 को y के लिए हल करने पर, तो समीकरण ये रही एक, इसके लिए y का मान निकाला, कितना है, 2x - 3।
और ये वाला मान कहाँ पुट कर दो, इस वाले समीकरण में। तो ये एक्स वाई के स्थान पर 2x - 3 लिख दिया, उसके बाद सोल्व किया तो x का मान आ जाएगा। ठीक है, तो x का मान कितना आया मेरे पास, 1 आ गया। अब इस x के मान को मैं किसी में भी रख सकता हूँ, पहली या दूसरे समीकरण में। तो 1 में रखा तो y का मान कितना आया, -1। तो हल क्या हो जाएगा इसका, x बराबर 1 और y बराबर -1। इसी को युग्म के रूप में लिखें तो ये लिखेंगे हम 1, -1। ठीक है, उसके बाद है विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। इसमें क्या करेंगे कि दोनों समीकरणों को इस प्रकार से अरेंज करेंगे कि जोड़ने या घटाने पर x या y में से कोई एक कट रहा हो। जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। मान लो ये बन रहा है आपका वापस a2x प्लस b1y प्लस c2 बराबर 0। ये दोनों सेम बन रहे हैं, तो यहाँ पे फिर हम क्या कर लेंगे, इसको घटा लेंगे तो ये दोनों कट जाएगा और ये बच जाएगा, तो x का मान निकल जाएगा। दोनों में से किसी एक चर का विलोपन करना है ना। तो दो समीकरण है, एक ये रही एक ये रही, को विलोपन विधि से हल करने पर x और y के मान निकालने हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, दोनों समीकरणों को यहाँ पर लिख दिया, एक ये रही एक ये रही। अब देखो विलोपन करने के लिए या तो x बराबर हो या y बराबर हो। अब यहाँ पर सबसे ईजी क्या कर रहा है, ये देखो x के गुणांकों को समान करने हेतु समीकरण 1 को 3 से, अब ये x के गुणांक को बराबर करना चाह रहा है, तो इसको तो किससे गुणा किया इसने, 3 से गुणा किया, तो ये बनेगा 33x। और इसको किससे कर देगा, 11 से, ये भी क्या बन जाएगा 33x। और 2 को किससे गुणा कर रहा है, 11 से, तो कर दिया इसने, है ना। तो इक्वेशंस क्या मिली, ये एक तो ये और एक ये, 3 और 4। फिर 4 को 3 में से घटा दिया, तो घटाने से क्या होगा, ये आपका 33x कट जाएगा। ठीक है, y बचेगा और y का मान निकल जाएगा, कितना आया, -1। फिर ये y का मान किसी भी समीकरण में रख दो, 2 में रख दो चाहे 1 में रख दो, तो यहाँ से x का मान क्या आया, -6। y का मान -1 और x का मान -6। ये थी दूसरी विधि। नंबर 3 है आपका वज्रगुणन विधि। दो रैखिक समीकरणों की निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, जहाँ ये कंडीशन अप्लाई हो, अद्वितीय हल होगा जब x की वैल्यू ये हो और y की वैल्यू ये हो। ये मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखा इसने। ये डायग्राम याद रख लेना आप तो, ठीक है, ये वाला डायग्राम। उपरोक्त परिणामों को याद रखने के लिए निम्न विधि का उपयोग करते हैं। ये किसके लिए है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इन दो समीकरणों के लिए ये पूरा सिस्टम बनाया अपन ने। सबसे पहले x के अपॉन में क्या आएगा, ये वाली लाइन छोड़ दो, b1 c2, b1 को इससे गुणा कर रहा है c2 से, उसके बाद c1 को इससे गुणा करना है b2 से। ठीक है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ने सेम सीक्वेंस रखा है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। तो ऐसे आप कर लेना। तो यहाँ से y ये वाला कॉलम छोड़ दो, तो a1 c2, तो ये रहा आपका a1 c2, है ना। और के बाद आ जाएगा आपका c1 a2 या c2 a1। ठीक है, ये आ गया c2 a1, बीच में माइनस का चिन्ह है, और एक यानी कि इसको छोड़ दो, इसको गुणा कर लो, तो क्या आएगा a1 b2 माइनस a2 b1। c1 a2 दो संख्याओं के बीच तीर के निशान सूचित करते हैं कि इन्हें गुणा करना है तथा दूसरे गुणनफल को प्रथम में से घटाना है। ठीक है, उसके बाद c2 a1 सही है। तो ये ध्यान रख लेना आप डायग्राम, और ये वाला फॉर्मूला भी काम आएगा। ठीक है, तो वैसे वो बोलेगा नहीं कि इस विधि से हल करो, x और y के मान निकालने हैं आपको, तो कैसे भी निकालो, आपको जैसे सुविधा लगे इक्वेशन देख के, है ना। तो निम्न समीकरण रैखिक समीकरणों की युग्म को वज्रगुणन विधि से हल करने पर x और y के मान पूछे हैं। पहला समीकरण और दूसरा समीकरण, ये वाला और ये वाला। तो सेम ऊपर वाले की तरह x बटा, इन दोनों को इधर लिख लो नीचे एक बार, देखो 8x प्लस 5y माइनस 9 बराबर 0, 3x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। सबसे पहले x के अपॉन में तो इनको छोड़ दो, तो 5 इंटू -4, तो 5 इंटू -4 और 2 इंटू -9, ये आ गया। उसके बाद y इसको छोड़ दो, 8 इंटू -4, है ना, 8 इंटू -4
और 5 इंटू 3, सॉरी 3 इंटू -9, तो 3 इंटू -9, बीच में माइनस का चिन्ह है ही सही, ठीक है। मैं जो आपको बता रहा हूँ ना उस हिसाब से यहाँ पे माइनस लगता है, लेकिन देख लेना आप ऊपर वाला जो फॉर्मूला है वो भी ठीक है ना। उसी हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लेना x, y और 1। उसके बाद मेरे को क्या मिलेगी, ये समीकरण मिलेगी। उसके बाद इसको अचर के साथ ले लो, ठीक है, ये इसके बराबर है, और इसको अचर के साथ ले लो, ये इसके बराबर है, तो यहाँ से x का मान निकलेगा और y का मान आ जाएगा। दो चरों से संबंधित महत्वपूर्ण समस्याएं, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू टू वेरिएबल्स। रैखिक समीकरणों के अनुप्रयोगों पर आधारित विभिन्न प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जिनमें से प्रमुखता अनुप्रयोग निम्नवत हैं। यानी कि वो जो भी पूछेगा जिस प्रकार के क्वेश्चन उससे रिलेटेड बता रहा है। इस प्रकार सबसे पहला आयु संबंधी यानी कि एज रिलेटेड क्वेश्चंस। इसमें क्या होगा कि इस प्रकार के प्रश्नों में दो व्यक्तियों की आयु क्या करेंगे, हम ज्ञात करेंगे, ठीक है, तथा इसके लिए सर्वप्रथम पहले व्यक्ति की वर्तमान आयु x वर्ष तथा दूसरे व्यक्ति की मानते हैं a वर्ष पूर्व, पहले व्यक्ति की आयु x - a वर्ष, y - a b वर्ष पश्चात, ये ठीक है। आयु संबंधी वाले में क्या होगा, जैसे आपको दो पर्सन दे दिए कि जैसे x और y, फिर बोलेगा कि x की 3 वर्ष पहले आयु, जैसे x की 3 वर्ष पहले आयु कितनी हो जाएगी, x में से 3 घटा दो, वो क्या थी, इस y के बराबर थी मान लो, या फिर इसकी 2 गुनी थी, है ना, तो एक इक्वेशन ये बन जाएगी। फिर बोलेगा कि y की 5 वर्ष बाद की आयु, तो कितना हो जाएगा, ये किसके बराबर है, इसकी 3 साल पहले की आयु के, तो यानी कि x - 3 के बराबर है। एक इक्वेशन ऐसे बन जाएगी। दो इक्वेशन मिलेगी, x और y के मान निकलवाएगा वो, ठीक है, जहाँ से x और y की इसकी वर्तमान आयु पूछ लेगा, दोनों की, दोनों की या दोनों में से किसी एक की, ठीक है। तो इस तरह की क्वेश्चन वो बनाएगा। देखो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 9 में देखना। 5 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की कितनी थी, 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी होगी, तो ए और बी की वर्तमान आयु क्या होगी। देखो ए की वर्तमान आयु मान ली मैंने क्या है, x वर्ष, और बी की वर्तमान आयु कितनी है, y वर्ष। अब देखो इसने कहा 5 वर्ष पूर्व ए की आयु कितनी होगी, x - 5, बी की आयु की 3 गुनी थी, तो बी की आयु की 3 गुनी, अब कितनी, कब, 5 वर्ष पहले, तो इसके भी y में से 5 कम, और कितनी गुनी थी, 3 गुनी, तो समीकरण 1 मिल गया। उसके बाद देखो 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी होगी। अब 10 वर्ष बाद इधर भी x + 10, इधर भी y + 10, तो ए की आयु बी की आयु कितनी होगी, दो गुनी होगी, तो किससे गुनी, कितनी गुनी होगी, 2 गुनी, गुणा कर दिया, सोल्व किया, समीकरण 2 मिल गई। 1 और 2 से क्या करेंगे, दोनों को सोल्व कर लेंगे। अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं हम, सबसे बढ़िया इसका विलोपन कर दो, x का घटा दो दोनों को, है ना। देखो x - 3y बराबर -10 और x - 2y बराबर 10, घटाएंगे तो ये चिन्ह चेंज, ये चिन्ह चेंज, ये चिन्ह चेंज, x - x कैंसिल आउट, यहाँ क्या बचेगा आपका माइनस का y, यहाँ क्या बचेगा आपका माइनस का 20, तो y का मान कितना आ गया आपका 20, और इसी y के मान को कहीं पे भी रख दो, इस वाले में रख दो या नीचे वाले में रख दो, तो x का मान भी कितना आ जाएगा आपका 50। तो a की वर्तमान आयु कितनी है, 50 वर्ष है, और b की वर्तमान आयु कितनी है, 20 वर्ष है। दोनों ही पूछ ली उसने a और b की, तो 50-20 फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आपका। अंकों और संख्याओं पर आधारित प्रश्न। देखो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिजिट्स एंड नंबर्स। इस प्रकार के प्रश्नों में 2 अंक की संख्या ज्ञात करनी होती है। इसके लिए सर्वप्रथम इकाई का अंक x मान लो और दहाई का अंक y मान लो, तब 2 अंकों की संख्या 10y + x होगी। यानी कि आपको 2 अंकों की संख्या माननी हो तो आप इस प्रकार मानोगे, जिसमें आपको दशमलव स्थान का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसके स्थानों को परस्पर बदलने पर इकाई का अंक क्या होगा, y, और दहाई का अंक क्या होगा, x। तब नई 2 अंकीय संख्या 10x + y होगी। उपरोक्त समीकरण बनाकर हल करने पर अभिष्ट संख्या प्राप्त हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 10 देखो, कुछ नहीं करना, जैसे वो देगा उसकी इक्वेशन सेट करनी है x और y में, फिर उसे x y का मान निकालना है और हो जाएगा आपका काम। एग्जाम्पल नंबर 10, 2 अंकों की एक संख्या जिसका योग क्या है, 12 है। अंकों को बदल देने से बनी नई संख्या पहली संख्या से 18 अधिक है, तो संख्या क्या होगी। सबसे पहले मान लिया संख्या 10x + y है, तब x + y बराबर क्या है, 12। 2 अंकों की एक संख्या जिनका योग कितना है, 12, तो अंकों का योग कितना है मेरे पास, 12। संख्या का मान, अंकों को बदल देने से नई संख्या पहली संख्या से 18 अधिक है। संख्या का मान क्या है, 10x + y। अंकों को बदल देने पर नई संख्या क्या बनेगी, 10y + x।
अब ये बोल रहा है कितनी 18 अधिक है, तो 10x प्लस वाई 10y प्लस एक्स, और कितनी अधिक है 18, तो जोड़ दिया कितना 18। सोल्व किया, एक और इक्वेशन बन गई। एक इक्वेशन ये हो गई, दूसरी इक्वेशन ये हो गई, दोनों को सोल्व करना है। देखो x प्लस वाई बराबर 12 और x माइनस वाई बराबर 2, x प्लस वाई बराबर 12 और x माइनस वाई बराबर 2। जोड़ दो दोनों को, जोड़ते से ये कैंसिल आउट, यहाँ बचेगा 2x, यहाँ हो जाएगा आपका 14, x का मान कितना आ गया आपका 7 आ गया। x का मान 7 आने पर किसी भी समीकरण में रख दो, y का मान क्या जाएगा 5, तो संख्या क्या आ जाएगी आपकी 10x प्लस वाई, एक्स और y के मान पुट कर दो तो संख्या कितनी आएगी 75। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, आपको इक्वेशन बना के और उससे x और y का मान निकालना है। नंबर टाइप है इसका 3, भिन्न पर आधारित प्रश्न, यानी कि भिन्न से रिलेट करके कैसे पूछेगा, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस। इस प्रकार के प्रश्नों में दिए गए तथ्यों के आधार पर भिन्न ज्ञात करनी होती है। इसके लिए सर्वप्रथम भिन्न का अंश x और हर क्या मानेंगे y, तब भिन्न क्या हो जाएगी x बटा y हो जाएगी। तत्पश्चात दिए गए प्रतिबंध के अनुसार समीकरण निर्मित हल करेंगे, जिससे x और y के मान मिल जाएंगे, जिनकी सहायता से अभिष्ट भिन्न प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल इसका भी दे रखा है इसने, जैसे दो भिन्नों का गुणनफल कितना दे रखा है 21 बटा 20 है और भागफल ये है, तो इनमें से बड़ी भिन्न कौन सी होगी। माना अभिष्ट भिन्न क्या है x और y है ना, तो हाँ x और y क्या है, दो भिन्न हैं, तो और उनका गुणनफल क्या है इतना दे रखा है, तो x इंटू वाई तो ये आ गया और x बटा वाई ये आ गया। गुणा कर लिया इनको, गुणा करने से मुझे क्या मिला, x बराबर 3 बटा 4 और y बराबर 7 बटा 5। फिर उसने पूछा था कि बड़ा कौन सा छोटा कौन सा, तो साफ देख सकते हो आप कि 7/5 क्या है बड़ा है। कैसे चेक किया इसने, देखो 7/5 को बड़ा मान लो और 3 बटा 4 को छोटा मान लो, वज्रगुणा करो 28 ग्रेटर देन 15, जो कि क्या है सही है, यानी कि मैंने जो माना था वो सही है। तो 7 बटा 5 क्या है बड़ा है, तो बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी 7 बटा 5। आगे चलते हैं, दूरी चाल और समय आधारित प्रश्न। ठीक है, दूरी चाल और समय आधारित प्रश्न, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम। इसमें भी वही इक्वेशंस बनानी है। इस प्रकार के प्रश्न दूरी चाल और समय पर आधारित होते हैं। इन्हें हल करने के लिए निम्न सूत्रों का ज्ञान होना आवश्यक है, जिनकी सहायता से समीकरण बनाकर हल करने से अभिष्ट मान प्राप्त करते हैं। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी बराबर चाल इंटू समय और समय बराबर दूरी बटा चाल। एक याद रख लो, बाकी पक्षांतरण से हो जाएगा। ठीक है, धारा की दिशा और विपरीत दिशा में जाती हुई नाव की चाल से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए माना स्थिर पानी में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, तब धारा की दिशा में नाव की चाल तो क्या होगी x प्लस वाई, तथा धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होगी x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अपोजिट है तो माइनस और सेम है तो प्लस। देखो ये अपना एग्जाम्पल नंबर 12, एक व्यक्ति नाव को 8 किलोमीटर बहाव के विपरीत ले जाता है एवं वापस ले आता है। बहाव 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि इस दोहरी यात्रा में 2 घंटे 8 मिनट का समय लगे तो वह ठहरे पानी में किस गति से नाव चलाएगा। देखो माना शांत पानी में नाव की चाल कितनी है x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो दो घंटे का समय है ना, तो देखो समय चाल बराबर क्या होता है आपका दूरी बटा समय। ठीक है, तो यहाँ से समय बराबर क्या जाएगा दूरी बटा चाल। ठीक है, देखो ये दूरी बटा चाल, अब दूरी कितनी है 8 किलोमीटर बटा चाल कितनी है, बहाव के कहाँ ले जा रहा है विपरीत ले जा रहा है तो जुड़ेगा है ना, और वापस ला रहा है तो बहाव कितना है 2 किलोमीटर। तो ले जाने वाला वेग क्या मान लिया मैंने, शांत पानी में नाव की चाल क्या मान ली x, तो यहाँ पहले तो आएगा x प्लस 2 दूरी बटा चाल, ये समय लिखा है मैंने पूरा, ये क्या है समय, कौन सा समय ले जाने का समय। ठीक है, और वापस ला रहा है ये, तो वापस लाएगा वापस उसका समय लिखना है, तो दूरी कितनी है 8 और इस बार लाएगा तो वो बहाव की दिशा में लेके आएगा। जैसे मान लो आपका पानी इस दिशा में बह रहा है, ठीक है, ये आपकी नाव थी, एक बार जब वो इधर से इधर ले जाएगा तब तो पानी की दिशा में होगा और वापस लाएगा तो पानी की विपरीत दिशा में होगा। तो स्टार्टिंग में विपरीत दिशा में था तो अगली बार क्या होगा उसकी सेम दिशा में होगा, तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया, और ये किसके बराबर है आपका 2 घंटे टाइम लगा है ना,
तो इसी को सोल्व आउट कर लेंगे तो x का मान क्या जाएगा आपका x किलोमीटर प्रति घंटा। कुछ नहीं करना, इक्वेशन बनानी है, x y के मान निकालने हैं। उसके बाद देखो वाणिज्य गणित पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कमर्शियल मैथ्स। इस प्रकार के प्रश्नों में लाभ हानि व ब्याज पर आधारित प्रश्न होते हैं। उन्हें हल करने के लिए निम्न प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। लाभ और हानि के प्रश्नों को हल करने के लिए एक वस्तु का क्रय मूल्य x और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य y ले लेते हैं। साधारण ब्याज के प्रश्नों को हल करने के लिए एक ब्याज की दर की जमा राशि x तथा दूसरी ब्याज से की दर से जमा राशि को y मान लो। उसकी सहायता से समीकरण बनाओ, हल करने में अभिष्ट मानों की प्राप्ति हो जाएगी। कुछ नहीं करना, वही x और y मानना है, सोल्व आउट करना है, दो इक्वेशंस बनानी है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, ये है। विक्रय कर सहित है। यदि विक्रय कर छपे मूल्य पर 5% हो तो उसका छपा मूल्य क्या होगा। सबसे पहले मान लेंगे वस्तु का छपा हुआ मूल्य कितना है, x रुपये है। तो विक्रय मूल्य का रुपये x का कितना है 5%, तो x का 5 कितना जाएगा, x इंटू 5/100, तो कितना है x/20 रुपये। ठीक है, अब इसमें क्या जोड़ेंगे, x प्लस x/20 बराबर किसके होगा 84,084 के। तो यहाँ से x का मान निकाल लेंगे जो कि कितना है मेरे पास 8000। सिंपली x का मान निकाल लिया। उसके बाद चलो ज्यामिति पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ज्योमेट्री। इसमें भी क्या करेंगे, वही आपके x y में इक्वेशन बनेगी, x या y का मान निकल जाएगा। इस प्रकार के प्रश्नों में त्रिभुज, समानांतर चतुर्भुज व चक्रीय चतुर्भुज पर आधारित समस्याएं होती हैं, जिन्हें हल करने के लिए इनके प्रगुणों का ज्ञान होना चाहिए। इनकी प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए, त्रिभुज, समानांतर चतुर्भुज और चक्रीय चतुर्भुज की, जो कि क्या है इस प्रकार है, प्रॉपर्टीज है ये। ठीक है, प्रॉपर्टीज है। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग क्या होता है 180, यानी कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C कितना होता है 180 डिग्री। जैसे आपके 3 कोण है, त्रिभुज क्या है आपका A, B और C। ये कोण A है, ये कोण B है और ये कोण C है। समानांतर चतुर्भुज में विपरीत कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे ये आपका क्या होता है समानांतर चतुर्भुज A, B, C और D। इसमें क्या होगा, कोण A तो बराबर होगा कोण C के और कोण B बराबर होगा कोण D के। ठीक, चक्रीय चतुर्भुज में विपरीत कोणों का योग एक क्या होगा, समपूरक होगा। चक्रीय चतुर्भुज कौन सा, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपके किस पे हो, सॉरी चारों शीर्ष किस पे हो, एक वृत्त पर हो। ठीक है, A, B, C और D। चतुर्भुज ABCD क्या है आपका, चक्रीय चतुर्भुज है। तो विपरीत कोणों का योग एक क्या होगा, समपूरक। जैसे कोण A प्लस कोण C किसके बराबर होगा 180 डिग्री के, और कोण B प्लस कोण D भी किसके बराबर होगा 180 डिग्री के। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज आपको काम में लेनी है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर या एग्जाम्पल नंबर 14 पर। एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD के कोण दे रखे हैं, A बराबर ये रहा, B बराबर ये रहा, C बराबर ये रहा, D बराबर ये रहा। तो x और y के मान निकालने हैं। तो सीधी सी बात, मैंने अभी लिखा था नीचे A प्लस C बराबर कितना है 180। देखो कोण A प्लस कोण C कितना है 180। कोण A का मान ये रहा, कोण C का मान ये रहा। इक्वेशन बन गई कहीं में 4x और y में। उसके बाद कोण B प्लस कोण D का मान 180 डिग्री, ये रहा B का मान, ये रहा P और D दोनों के मान रख दिए जोड़ के। तो कितना है मेरे पास, ये बन गई एक और इक्वेशन। ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं अपन ने, एक को 2 से गुणा किया, तो यहाँ से ये भी 2y, ये भी 2y, और करके क्या करेंगे घटा देंगे। तो ये 2y से 2y तो क्या हो गया कैंसिल, और यहाँ से क्या बनेगा, ये x का मान 30 डिग्री। x का मान 30 डिग्री या तो 1 में रखो या 2 में रखो। यहाँ पर इसने किस में रखा, 1 में रखा। 1 में रखने से y का मान कितना है मेरे पास 30 डिग्री। x का मान कितना हो गया 30 डिग्री, और y का मान भी क्या आ गया 30 डिग्री। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, 30 डिग्री और 30 डिग्री। तो ये था आपका इसका थ्योरी वाला पार्ट, छोटा ही था थ्योरी पार्ट ऑफ टॉपिक 4। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस में इस बार मैं आपको होमवर्क भी दूंगा। होमवर्क का मतलब है कि इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो सेम आएंगे। ठीक है, यानी कि उनमें कॉन्सेप्ट सेम होगा, लेकिन कैलकुलेशंस आपको करनी पड़ेगी, आंसर निकालना पड़ेगा। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूंगा,
ठीक है, कॉन्सेप्ट से मतलब इक्वेशन बनेंगी जैसे, तो इक्वेशंस मैं आपको बना के दिखा दूंगा। और अगर क्वेश्चन इक्वेशंस वाले भी सेम होते हैं तो वो भी मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा, वो तो आप देख लेना अगले वीडियो में। और आंसर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आंसर मैं आपको हर क्वेश्चन का बता दूंगा कि ए, बी या सी और डी में से कौन सा है, ताकि आप अपने हिसाब से करके उसको चेक करके देख सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक 4 के क्वेश्चंस के साथ।